नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है, पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अप्रत्यक्ष कर के गुण दोष कौन कौन से हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताया था। अप्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसमें कर का प्रारंभिक भार तो एक व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन कर का अंतिम भार को किसी दूसरे व्यक्ति पर वो टालने में सफल हो जाता है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि अप्रत्यक्ष कर जो रहता है उसका शिफ्टिंग यानी कि विवर्तन संभव है, शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, उत्पादन कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण होते हैं और ये वस्तु की कीमतों में ही छिपे रहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर के प्रमुख गुण दोषों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर के गुण के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि अप्रत्यक्ष कर का जो पहला गुण है वो है सुविधाजनक। अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो सुविधाजनक होता है। किस प्रकार सुविधाजनक होता है? क्योंकि इस कर का भुगतान छोटी छोटी किस्तों के रूप में होती है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर जो रहता है वो वस्तुओं की कीमतों में ही छिपा रहता है। तो जब कोई भी व्यक्ति वस्तुओं को खरीदता है तो वस्तुओं की कीमत के साथ साथ वो उस कर का भुगतान भी कर देता है, तो उसे उतनी अधिक भार बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता है, क्योंकि कर जो रहता है वो थोड़ा थोड़ा रहता है और कीमत में ही छिपे रहता है, तो उसको उतना पता भी नहीं चलता है। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर जो है ये उत्पादकों से वसूला जाता है, बिक्री कर, उत्पादन कर के रूप में, और मध्यस्थों से भी इसको वसूला जाता है। तो इस तरह से सरकार के लिए भी अप्रत्यक्ष कर जो है वो कलेक्ट करना सुविधाजनक होता है। इसमें जैसे आप देखिएगा कि जब सरकार उत्पादन पर उत्पादन कर लगाती है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, तो उसका प्रारंभिक भार तो उत्पादक पर पड़ता है। उत्पादक उस समय उस कर को भुगतान कर देता है, लेकिन बाद में उस कर का अमाउंट को, उस कर का भार को वो वस्तुओं की कीमतों में ऐड करके दे देता है, और लास्ट में जब उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदते हैं तो वस्तु की कीमत में ही टैक्स भी इंक्लूड रहता है और वो टैक्स भी वो पे करता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि उत्पादक जो है वो प्रारंभिक भार खुद उठाता है, लेकिन अंतिम भार जो है वो दूसरों पर टाल देता है और अपना पैसे को, अपना अमाउंट को वो निकाल लेता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर जो होता है उसका पहला गुण है कि वो सुविधाजनक होता है। लोगों को भी सुविधा होती है कि उसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके वो दे देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। और दूसरा, वो सरकार के लिए भी सुविधाजनक रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों से उसे कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो उत्पादक, मध्यस्थ वगैरह या दुकानदार वगैरह इन लोग से भी वो ले लेती है सरकार, तो इसलिए दोनों के लिए ये सुविधाजनक रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका जो दूसरा गुण है वो है लचीलापन। अप्रत्यक्ष कर जो होता है उसमें लचीलापन का गुण पाया जाता है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस वस्तु पर कर लगाया जा रहा है उसकी मांग की लोच किस प्रकार है। अगर आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाया जा रहा है तो आवश्यक वस्तुओं की जो मांग होती है वो बेरोजगार होती है। अगर सरकार के कर लगाने के बाद भी उनके मांग में थोड़ी बहुत वृद्धि हो भी जाती है, कीमतों में थोड़ी बहुत वृद्धि हो भी जाती है, तो भी उसका मांग पर कोई असर नहीं पड़ता है, मांग ज्यों का त्यों बना रहता है। तो सरकार को इससे अच्छे खासे आय की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार अगर विलासिता की वस्तुओं पर लगाया जाता है तो विलासिता की वस्तुओं पर मांग की लोच लोचदार होती है, तो जैसे ही उसमें कीमतें बढ़ जाती है तो विलासिता वस्तुओं की मांग जो है वो कम हो जाती है और सरकार को अधिक आय की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इस तरह अप्रत्यक्ष कर जो होता है ये लोचपूर्ण होता है। लेकिन इसका एक बुराई ये है कि जब सरकार आवश्यक वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाती है तो इसका अधिकतम भार, अधिकतम बोझ जो है वो गरीब वर्ग पर ही पड़ता है, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी गरीब वर्ग ही करते हैं और विलासिता की वस्तुओं की खरीदारी तो धनी वर्ग करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अप्रत्यक्ष कर जो है उसमें लचीलापन का भी गुण पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर की चोरी करना संभव नहीं होता है, इसमें कर अपवंचन की संभावना नहीं होती है,
क्योंकि अलग से व्यक्ति को टैक्स पे करना नहीं पड़ता है, बल्कि कर की जो दर है वो वस्तुओं की कीमतों में ही छिपी रहती है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष कर जो है इसकी चोरी नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर व्यापारी वर्ग जो है, जब वो लोग वस्तुओं की तस्करी करते हैं तो वहाँ टैक्स की चोरी होती है, क्योंकि वो लोग सही हिसाब नहीं देते हैं। दूसरा, जो भी व्यापारी वर्ग सब लेखा सरकार को प्रस्तुत करता है अपना वस्तुओं का रिकॉर्ड का, वो जितना लाता है बेचता है, अगर उसका सही रिकॉर्ड वो मेंटेन नहीं करता है तो सरकार को इसकी खबर नहीं हो पाती है और सरकार को इतना टैक्स भी नहीं मिल पाता है। अगर जो व्यापारी लोग रहते हैं वो लोग अपने खाता में दूसरी एंट्री सरकार को दिखाते हैं तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर में भी चोरी तो होती ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आम लोग नहीं चोरी कर पाते हैं, लेकिन जो उत्पादक वर्ग है या व्यापारी वर्ग है वो लोग ज़रूर चोरी कर लेते हैं इसमें भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका एक गुण है कि हम लोग इसे आरोही दर से लगा सकते हैं। जैसे विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगा के धनी लोगों से अधिक पैसे वसूल सकते हैं, और जो आवश्यक वस्तुओं पर कम दर से कर में वृद्धि करके गरीबों पर कम बोझ डाल सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कि गाड़ी जो रहता है, कार वगैरह जो रहते हैं, उसका साइज़, उसका लंबाई जैसे जैसे बड़ा होता है उसका टैक्स भी उतना ज़्यादा होते जाता है। तो इस तरह से विलासिता की वस्तुओं पर आरोही दर से सरकार जो है वो कर लगा के, अप्रत्यक्ष कर यानी कि वस्तु कर भी लगा के धनी लोगों से अधिक पैसे वसूल सकती है। कहने का मतलब है कि अप्रत्यक्ष कर को भी प्रगतिशील बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका एक गुण है, अप्रत्यक्ष कर का एक गुण है कि व्यापक आधार। अप्रत्यक्ष कर जो है वो बहुत व्यापक आधार प्रस्तुत करता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा जाता है। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि अप्रत्यक्ष कर जो है वो वस्तुओं की कीमतों में छिपा रहता है, तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति इन करों को देने से बच नहीं सकता है। जब भी व्यक्ति कोई वस्तु को खरीदेगा तो उसे कर का भुगतान करना ही पड़ेगा, कीमत के साथ ही वो टैक्स को पे करेगा। अगर कोई व्यक्ति टैक्स से बचना चाहता है तो उस केस में उसे वस्तु के उपभोग से वंचित रहना पड़ेगा, कि वस्तु को खरीदेगा ही नहीं तो उसको अमाउंट ही देना नहीं पड़ेगा और टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार जब भी व्यक्ति किसी वस्तु सब का उपभोग करता है तो सरकार को वो अंशदान के रूप में कर का भुगतान जरूर करता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से सरकार जो है वो समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच सकता है और समाज के सभी व्यक्तियों तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष कर का जो आधार होता है वो बहुत ही व्यापक होता है। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष कर का हम लोग गुण के बारे में बात करें तो वो है उत्पादक। अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो उत्पादक होता है। किस प्रकार उत्पादक होता है? क्योंकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाई जाती है, तो सरकार अगर थोड़ी सी कर के दर में वृद्धि करती है तो इसके माध्यम से सरकार जो है वो बहुत अधिक अपनी आय को बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो उत्पादक भी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से जो है वो सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि हो सकती है। यहाँ सरकार देखता है कि वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो समाज के लिए लाभदायक है और वो कौन सी वस्तुएं हैं जो समाज के लिए हानिकारक है। तो सरकार हानिकारक वस्तुओं पर अधिक ऊंची कर लगाकर उनके उपभोग को हतोत्साहित कर सकती है। जैसे हम लोग यहाँ उदाहरण के तौर पर बात कर सकते हैं कि शराब या कोई नशीली पदार्थ, जो मादक पेय पदार्थ सब होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो इन चीज़ों पर सरकार जो है अधिक दर से कर लगा के इनकी कीमतों में वृद्धि कर सकती है। जब इनकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो इसका उपभोग जो है वो कम होने लगेगा, वो उपभोग हतोत्साहित हो जाएगा। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष कर जो है वो समाज के कल्याण के लिए भी अच्छा है, और यहाँ सरकार ये देख चुन के कर लगाती है कि किन किन वस्तुओं में अप्रत्यक्ष कर अधिक लगाना चाहिए और किन किन में कम लगाना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो उत्पादक भी है, सुविधाजनक भी होता है और न्यायपूर्ण भी होता है, और अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से सरकारी राजस्व में वृद्धि की जा सकती है, और अप्रत्यक्ष कर का जो आधार है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अप्रत्यक्ष कर के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला दोष में हम लोग देखेंगे कि अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो अवरोही होता है।
किस प्रकार अवरोही होता है? क्योंकि अप्रत्यक्ष कर का जो बोझ होता है, जो भार होता है, वो गरीब व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है और धनी व्यक्तियों पर कम पड़ता है, इसीलिए अप्रत्यक्ष कर जो है वो अवरोही होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रशासनिक लागत जो है इसकी अधिक होती है, क्योंकि इन करों को जमा करने के लिए उसे अधिक प्रशासनिक अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है और थोड़े थोड़े अमाउंट में कर जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कई जगह कस्टम ऑफिसर्स होते हैं जो एयरपोर्ट बंदरगाह वगैरह में रहते हैं और लोग देखते हैं कि कितने वस्तुओं का आयात निर्यात हो रहा है, एंट्री करते हैं, तो उसको अधिक लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है इस अप्रत्यक्ष कर को कलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर का जो प्रशासनिक लागत है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह हम लोग पाते हैं कि अप्रत्यक्ष कर जो है ये एक हिसाब से अनार्थिक भी है, क्योंकि इसमें वेस्ट के खर्चे भी शामिल होते हैं अधिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर बचतों को हतोत्साहित करता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं की कीमतों में छिपा रहता है और उसमें जो वस्तु की लागत होती है और प्लस टैक्स दोनों मिला के कीमत काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो जब कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो उपभोक्ता को उस वस्तु को खरीदने के लिए पहले से अधिक धन को व्यय करना पड़ता है, तो उपभोग पर ही धन की मात्रा अधिक खर्च होने लगती है, तो बचत जो है वो बहुत कम होता है। तो इस प्रकार बचत जो है वो हतोत्साहित होने लगता है। तो अप्रत्यक्ष कर के द्वारा क्या होता है कि जो भी निर्धन वर्ग के लोग हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो लोग कुछ भी सेविंग नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे कीमतें बढ़ने लगती हैं वैसे वैसे ही उनका व्यय यानी कि वस्तुओं को खरीदने के लिए जो खर्च रहता है वो ज़्यादा होते जाता है और नतीजा ये होता है कि वो लोग कुछ भी सेविंग नहीं कर पाते हैं, कुछ भी पैसे नहीं रख पाते हैं। तो इस तरह अप्रत्यक्ष कर के द्वारा बचत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष कर की दोष के अंतर्गत, वो है अनिश्चितता। अप्रत्यक्ष कर जो होता है अनिश्चित होता है, क्योंकि जब सरकार किसी वस्तु पर कर लगाती है तो सरकार ये पहले से बहुत ज़्यादा निर्धारित नहीं कर पाती है कि उस वस्तु की मांग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं कर के अलावा भी। तो वो पहले से ये निश्चित नहीं कर पाता है कि अगर वो कर लगाती है तो उसका मांग बढ़ेगा या घटेगा या उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कितना वस्तु बिकेगा, जब वस्तु बिकेगा तो उतना सरकार को आय की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष कर जो है वो अनिश्चित होता है, सरकार इसको पूरा निश्चित नहीं कर पाती है कि इसके माध्यम से उसे कितनी आय की प्राप्ति होने वाली है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अप्रत्यक्ष कर के द्वारा जो है नागरिक चेतना का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति जो कर का जो रकम है, जो कर का अमाउंट है वो थोड़ा थोड़ा पे करता है, जो वस्तुओं की कीमत में ही कहीं ना कहीं छिपे रहता है, इंक्लूड रहता है, तो उसको वो भार, वो बोझ के बारे में नहीं पता चलता है कर का, तो जिसके कारण उसे अंदर से उतनी त्याग या कष्ट की अनुभूति नहीं होती है और इसलिए भी वो अलर्ट नहीं रहता है ये देखने के लिए कि कर के माध्यम से जो सरकार पैसे ली है उसको सरकार कहाँ कैसे किन किन मदों पर खर्च कर रही है, इसको ध्यान देने के लिए अलर्ट नहीं रहता है, इसीलिए नागरिक चेतना का विकास नहीं हो पाता है अप्रत्यक्ष कर के द्वारा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अप्रत्यक्ष कर के प्रमुख गुण दोष कौन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि अप्रत्यक्ष कर के प्रमुख गुण दोष कौन कौन से हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।